हेलो रोवान, वेलकम टू कैपिट्यूड्स द कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आईबीपीएस, आरआरबीपीओ एंड क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर एनालिसिस टॉपिक से टॉप 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले गाइस। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि प्योरली आपके आईबीपीएस पैटर्न पे डिजाइंड है। आपको एग्जामिनेशन से पहले उसको जरूर देख के जाना होगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, टाइम टू टाइम, वन बाय वन। इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कंप्यूटर एनालिसिस टॉपिक से, और किस तरीके से आप जो 40 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट एग्जामिनेशन में कर सकते हो, उसकी सारी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग भी मैं बताना चाहता हूँ। सेशन को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस कैपिट्यूड्स को, और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना होगा, सो दैट आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। एंड रही बात, जो भी स्टूडेंट्स जुलाई अगस्त के करंट अफेयर्स का वेट करेंगे, मैं आपको उनको बताना चाहता हूँ, जल्दी मिनिमम 2 to 3 डेज के अंदर ही आपका जो है कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको सेशन पे, आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। उसकी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सो स्टार्ट करते गए अभी हमारे सेशन को। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अभी भी रिसेंटली हमने टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के जो एमएस ऑफिस होता है हमारा, उसके जो भी इंपॉर्टेंट डेटा के साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जो रिपीटेटिव टाइम्स आपको बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसका सेशन मैंने यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दिया गया। इसकी अगर आपको लिंक चाहिए होगी तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर डायरेक्टली वीडियोस के सेक्शन में जाके इसको सर्च करके अभी आप इसको देख सकते हो। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने इसके अंदर कवर करा है, जरूर आपके एग्जामिनेशन के पहले देखना होगा। एंड साथ ही साथ अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स चाहिए गाइस, तो आप हमारे जो वीडियो सेक्शन है उसको स्क्रॉल करके सारे प्रीवियस के मंथली करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। इसके अंदर आपके बुलेट न्यूज एज वेल एज एमसीक्यू विद लॉट ऑफ डेटा हम लोग कवर अप करते हैं। एंड कंप्यूटर अवेयरनेस का भी अगर आपको डेटा चाहिए होगा तो हमारे पास एन नंबर ऑफ सेशंस अवेलेबल है चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हो। एंड रिसेंटली अभी हमने कुछ सेशंस आपके लिए प्रोवाइड किए थे, वो भी आप देखना होगा, ठीक है। एंड अगर आपको चाहते हो इस करंट अफेयर्स की ई बुक को प्रिंटेबल फॉर्मेट में प्रिंट करके आपको पढ़ना इन हैंड, तो भी आप हमारे कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ई बुक के सेक्शन में विजिट कीजिएगा, इस वहाँ पे आपको ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में ई बुक भी देखने को मिलेगा। एंड मोर ओवर, अगर आपको एनुअल टेस्ट पास ज्वाइन करना होगा तो आप सिर्फ 39 रुपीज़ में पूरे साल भर के लिए इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ओके, सो अभी हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हुए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सी द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए, आपके पास दो तरीके के सॉफ्टवेयर रहते हैं। एक तो रहता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा रहता है हमारे पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अगर हम लोग मान कहते हैं, ठीक है, या फिर इसका मीनिंग देखते हैं, तो कुछ जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन या पर्टिकुलर टास्क के लिए जो डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जिसके अंदर आता हमारे पास आता है वर्ड प्रोसेसर हो गया, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, ब्राउजर हो गया, ठीक है। अगर हमारे पास में ब्राउजर आते हैं तो हमारे पास क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ठीक है, एप्पल का सफारी ब्राउजर हो गया, ठीक है। ये हमारे एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर हो गए। डेटाबेस सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास में एक्सेस हो गया, या फिर इसके अलावा भी डीबीएमएस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं या एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं। वर्ड प्रोसेसर, जैसे कि हमारे पास में वर्ड है, पेजेस है। अब देखिए, आपको पेजेस जो है किसका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो iOS का है, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहते हैं, लेकिन हमें नॉट पूछा गया, ओके, तो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर्स कम्स अंडर द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो रेफर्ड एज, मशीन लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, ठीक है। मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड, न्यूमोनिक कोड, या फिर बोथ ए एंड बी। तो ध्यान में रखना होगा, मशीन कोड को, मशीन लैंग्वेज को जो है मशीन कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड, इन दोनों टर्म से रेफर किया जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड द बी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। लेजर प्रिंटर जो है गाइस, ये कब इन्वेंट हुआ था और कौन से साल में इन्वेंट हुआ था, किसने इन्वेंट किया था और कौन से साल में इन्वेंट किया था, ये आपको पूछा गया। तो लेजर प्रिंटर जो है वो जेरोक्स द्वारा इन्वेंट किया गया था, एंड ये 1969 में जो है इसका आविष्कार हुआ था, या फिर इसको इन्वेंट किया गया था। अब आपको एक चीज़ एडिशनल मैं बताना चाहता हूँ, प्रीवियस सेशन में हमने जो है टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर, इसका आपको बाइफर्केशन प्रोवाइड किया गया है, जरूर उसको पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाता है, लिख के लीजिएगा गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रिंटर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो वो आपको प्रिपेयर करना होगा, आगे आने वाले सब्सिक्वेंट सेशंस के अंदर भी हम लोग वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर हो चुका? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, जेरोक्स द्वारा लेजर प्रिंटर इन्वेंट किया गया था इन 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस सच एज माउस एंड मॉडेम। पोर्ट किसके लिए होता है, जो भी एक्सटर्नल कनेक्शन अगर हमें फॉर्म करना होगा एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ या फिर एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ, तो जैसे कि माउस हो गया, मॉडेम हो गया, या फिर अगर हम लोग कहते हैं मॉनिटर्स हो गया, ठीक है। तो कौन सा, अगर हमारा यहाँ पे पूछा गया कौन सा जो माउस या फिर मॉडेम को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट इस्तेमाल होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सीरियल पोर्ट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है गाइस, ओके, क्लियर है? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस।
मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि हमारा पैरेलल पोर्ट जो है प्रीवियसली किसके लिए यूज होता था, इट इज यूज फॉर प्रिंटर। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो इसको भी जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, इन अ लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑन टू द डैश सर्फेस ऑफ द ड्रम। लेजर प्रिंटर में जो लेजर बीम रहती है वो कौन से पोर्शन पे वो रिडायरेक्ट करके डिफ्लेक्ट करके जो है लेजर प्रिंटिंग को अकम्प्लिश किया जाता है, या फिर हम लोग कहेंगे उसको हम लोग लेजर प्रिंटिंग फॉर्म करते हैं। तो जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल रहता है, ठीक है, फोटो सेंसिटिव जो सरफेस रहता है ड्रम का, उसके ऊपर जो लेजर बीम रिफ्लेक्ट करके उससे प्रिंट आउट की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लेजर प्रिंटर जो आता है ये आता है हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर, ठीक है, इट कम्स अंडर द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखिए नॉन इम्पैक्ट मतलब क्या है कि जो भी सरफेस के ऊपर जो हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है, उसके कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लग नहीं रहा है। क्लियर है। तो आपको जो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का जो डिस्टिंग्विश होता है, जो डिफरेंस होता है, आपको पता होना चाहिए, और उसके अंदर कौन से प्रिंटर्स इंक्लूडेड होते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एक छोटा सा टास्क दे रहा होगा इस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के मुझे एग्जांपल्स बताइएगा तो कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नोटपैड ये कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो नोटपैड जो एक फ्रीवेयर माना जाता है, ठीक है, फ्रीवेयर ऐसा कि जहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ते, एंड इट इज उसकी सारी फंक्शनलिटीज फ्री रहती है टू एक्सेस फॉर ए यूजर, तो वो कंसिडर होता है हमारे फ्रीवेयर के अंदर। क्लियर है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। नहीं करेक्ट आंसर था, करेक्ट, हाँ जी। जिसके बाद में शेयरवेयर भी था, कमर्शियल प्रोप्राइटरी भी था, ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज नियरली 1000 बाइट्स रिप्रेजेंट एज, ठीक है। अब देखिए आपने पूछा गया 1000 बाइट्स, ठीक है, बाइट और बिट में डिफरेंस रहता है। 1000 बाइट मतलब होता है नियरली, ठीक है, हमारा 1 KB, ओके, बट लेकिन अगर हम लोग स्टैंडर्ड टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो 1024 बाइट मतलब होता है 1 किलोबाइट, ओके। 1 किलोबाइट के बाद MB, GB, TB, ठीक है, इस तरीके से आपके जो है और मेमोरी यूनिट्स वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और टॉप जो आपका मेमोरी यूनिट रहता है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको हिरार्की जो है आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा के रखी गई हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, तो उसको आप जाके रेफर जरूर कर सकते हो। क्लियर है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज FPI स्टैंड्स फॉर। अब देखिए FPI क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। FPI जो है जो डिस्प्ले का डिवाइस परफॉर्मेंस होता है वो मेजर करने के लिए यूज होता है। तो जो FPI का फुल फॉर्म होता है फ्रेम्स पर इंच, फ्रेम्स पर इंच, कितने फ्रेम जो है डिस्प्लेस किए जाते हैं एक लीनियर इंच ऑफ स्क्रीन में, उसको हम लोग कहते हैं फ्रेम पर इंच। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, कैपेसिटी जो रहती है 5 1/4 इंच फ्लॉपी डिस्क की 5.25 हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, या फिर 5 1/4 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क रहती है उसकी कैपेसिटी कितनी रहती है, तो उसकी कैपेसिटी सिर्फ 1.44 MB रहती है। तो ये आपको बहुत बार एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, जरूर ध्यान दीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिकोड बाइनरी सिस्टम यूजेस डैश बिट्स पर बाइट, ठीक है। यूनिकोड बाइनरी सिस्टम के अंदर 16 बिट्स पर बाइट एक इंक्लूडेड रहता है, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। बहुत बार क्या होता है यूनिकोड के बारे में आपको क्वेश्चन बन सकता है गाइस, ठीक है, चाहे वो आपका लैंग्वेज ओरिएंटेड हो या फिर फंट ओरिएंटेड भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि आपने जो भी हिंदी आप फोन के अंदर टाइप करते हो, ठीक है, वो यूनिकोड के अंदर रहती है, ठीक है। जैसे कि आपके पास देवनागरी लिपि रहता है, ठीक है, श्री लिपि रहता है, वो अलग अलग फंट्स टाइप्स रहते हैं, उसके अंदर आपको उसी टाइप में आपका जो कीबोर्ड डिजाइन रहता है वो आपको टाइप करना रहता है। लेकिन आपने देखा होगा जो कन्वर्टर्स रहते हैं आजकल वो आप डायरेक्टली यूनिकोड में रहते हैं, हिंदी टू यूनिकोड हिंदी रहती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो एक्सेसिबल रहते हैं जनरलाइज पब्लिक के लिए, आपके मतलब अलग अलग कॉमन फंड के साथ में भी, ठीक है। उसके लिए आपको वो फंड आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने की जरूरत नहीं रहती। तो बहुत बार क्या होता है जो टाइपिंग करने के लिए जो रहते हैं वो ऑफिस में वगैरह उसके लिए श्रीलिपि या फिर एक पर्टिकुलर फॉन्ट इस्तेमाल होता है, लेकिन यूनिकोड के अंदर ऐसा कुछ इंक्लूडेड नहीं रहता। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ये अलग है, यूनिकोड बाइनरी सिस्टम में कितने बिट्स पर बाइट रहते हैं, तो ये रहते हैं 16 बिट्स पर बाइट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सो मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में, डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर कोड। एक सॉफ्टवेयर कोड में जो एरर फाइंड आउट करने की प्रोसेस रहती है उसको हम लोग कहते हैं डीबगिंग, ठीक है। जो भी छोटे छोटे एरर्स रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं गाइस बग, ठीक है, और उस बग को फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस रहती है इट इज नोन एज अ डीबगिंग। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। Then the next question is, Dash is a program that links several object module and libraries to form a single coherent program, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कि लिंक करता है सेवरल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल एंड लाइब्रेरीज टू फॉर्म अ सिंगल कोहेरेंट प्रोग्राम। तो उसको हम लोग कहते हैं लिंकर गाइस, ठीक है। मल्टीपल जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स रहते हैं या फिर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स रहते हैं, इसको कंबाइन करने का काम, अलग अलग लाइब्रेरीज को कंबाइन करके एक सिंगल कोहेरेंट प्रोग्राम को फॉर्म करने का काम कौन करते हैं, लिंकर। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करने से पहले बताना चाहता गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप 40 में से अराउंड 35 प्लस क्वेश्चंस को एक्यूरेटली अटेम्प्ट करना, तो आप हमारे जो लेटेस्ट सुपर एमसीक्यू कोर्स है जिसके अंदर आपको थ्योरी, काफी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी 2024 का ये कोर्स हमारा डेवलप किया गया है गाइस, रिसेंटली हम लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट वीडियो बेस्ड कोर्स है, सारे लेटेस्ट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन हमने इसके अंदर कवर करा है, इंक्लूडिंग थ्योरी एज वेल एज इंपॉर्टेंट डेटा। ये इसको कंप्लीट करने के लिए आपको मैक्सिमम 7 to 10 डेज लगेगा, मैक्स टू मैक्स, इंक्लूडिंग द ई बुक एंड उसके रिवीजन करने के लिए भी, ठीक है, जिससे आपको एक अराउंड 90 to 95% एक्यूरेसी के साथ आप एग्जामिनेशन में कंप्यूटर एनालिसिस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो। इंट्रोडक्टरी हमने इसका प्राइस रखा है, इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना होगा CA75, तो फ्लैट 75% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो जरूर इस कूपन कोड का बेनिफिट लीजिएगा। काफी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम लोग इसके लिए शुरू करके रखा है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, एंड डाउनलोड करने के बाद कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे जैसे होम पेज पे जाते हैं तो लेटेस्ट पेड कोर्स के अंदर आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा, शॉर्टकट की से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इज विच कमांड इज यूज्ड टू क्लोज द एक्टिव विंडो बट डज नॉट एग्जिट द वर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट Alt+F4 का भी आंसर मार्क कर सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। Alt+F4 इस शॉर्टकट के इस्तेमाल करें तो कंप्लीटली पूरा प्रोग्राम ही बंद हो जाता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन मान लो अगर आपने वर्ड या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या फिर एक्सेल ओपन करके रखा, आपको वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या फिर वर्ड तो ओपन रखना ही है, लेकिन जो आप एग्जिस्टिंग स्लाइड या फिर एग्जिस्टिंग पीपीटी या फिर एग्जिस्टिंग आपका लेटर हो गया या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, उसको ही सिर्फ बंद करना होगा। तो उस केस में आप सिर्फ Ctrl+W इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है? तो ये बहुत बार कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमने आज के सेशन के अंदर इंक्लूड किया, ठीक है। अगर एंटायर प्रोग्राम कल क्लोज करना होगा तो Alt+F4 आपका ये शॉर्टकट की हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्लियर है? मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट डज Ctrl+ इक्वल्स टू की इफेक्ट। Ctrl+ इक्वल, ये शॉर्टकट की से हम लोग जो है सबस्क्रिप्ट लिख सकते हैं। सबस्क्रिप्ट किसके लिए काम आते हैं? अगर आपको लिखना होगा H2O, ठीक है, तो जो आपने 2 लिखा, ये H के नीचे इसको हम लोग कहते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। वैसे की तरीके से अगर आपको x² लिखना होगा तो आपको क्या करना पड़ता था, ये जो x है ये x के ऊपर जो आपको 2 लिखना पड़ता था। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये पावर सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट या फिर सबस्क्रिप्ट लिखना होगा तो Ctrl+ जो शिफ्ट है प्लस इक्वल टू लिखा था तो सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। Ctrl+ इक्वल टू अगर आपने बटन प्रेस किया तो सबस्क्रिप्ट का ये आप जो कोडिंग है वो आप कर सकते हो, या फिर आपको सबस्क्रिप्ट में अगर आपको लेटर्स लिखना होगा, नंबर्स लिखना होगा, तो आप इस शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल करके उसको कर सकते हो। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। इस दोनों के शॉर्टकट की ध्यान दीजिएगा, एक ना एक जरूर एग्जामिनेशन में पूछ जाती है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मेन्यू वी फाइंड द पिवट टेबल कमांड, ठीक है। तो कौन से मेन्यू के अंदर पिवट टेबल कमांड को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो हमारा रहता है इंसर्ट टेबल, इंसर्ट मेन्यू के अंदर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको इसके साथ रिकमेंड करना चाहूँगा, जितने भी टैब्स रहते हैं, जितने भी ग्रुप्स रहते हैं वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। अगर आपको चाहिए उसका फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन, तो आप हमारे मैराथन का सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा, जिसके अंदर हमने पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड, MS ऑफिस का काफी इंपॉर्टेंट डेटा विद शॉर्टकट कीज हमने आपको प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है गाइस। मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज एन ऑनलाइन कमर्शियल साइट सच एज Amazon.com इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, जैसे आपकी Flipkart.com हो गया, Amazon.com हो गया, तो ये जो कमर्शियल साइट है जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स सेल होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ई-कॉमर्स डेटाबेस एप्लीकेशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है गाइस, ठीक है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। Then the next question is which of the following virus overtakes computer system when it boots and destroy information, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, इनमें से कौन सा ऐसा वायरस है जो ओवरटेक के कंप्यूटर के सिस्टम को ओवरटेक करता है। इसका मतलब क्या होता है गाइस, वो पूरे कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टेल्थ वायरस, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो अलग अलग टाइप के वायरसेस रहते हैं, ट्रोजन हॉर्स हो गया, ठीक है, मलवेयर, ठीक है, हो गए, सारे मलवेयर्स के टाइप पता होने चाहिए, वायरसेस की भी पता होने चाहिए। क्लियर है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेल पेंटियम CPU जो है, ठीक है, इंटेल पेंटियम CPU ये कौन से किसके बेस्ड थे? रिस्क बेस्ड या फिर सिस्क बेस्ड, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर है रिस्क बेस्ड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। RISC आपके लिए एक छोटा सा टास्क दे रहा होगा, इसमें जरूर इसको कवर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। रिस्क और सिस्क का आपको मैं एक टेबल प्रोवाइड कर दूंगा जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब अभी के तब तक के लिए आपको जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका आपको फुल फॉर्म जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, सो दैट बाकी लोगों को भी इसका फुल फॉर्म पता हो सके, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है। क्लियर है? बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में, एक ऐसा माइक्रोप्रोसेसर जिसके अंदर 12 एड्रेस लाइन रहती है, वो कितना एड्रेसिंग कर सकता है? ही इज अ कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग हाउ मेनी लोकेशंस। तो जो एक 12 एड्रेस लाइन के साथ में माइक्रोप्रोसेसर कैपेबल है एड्रेसिंग करने के लिए, तो वो है 4096 लोकेशन। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन इज डैश इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज मीडियम। ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन सा टर्म है जो हमें डिफाइन करेगा कि हम लोग मैक्सिमम जो डेटा है हम लोग स्टोर कर सकते हैं स्टोरेज मीडियम में, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी एक ऐसी हमारी टर्म है जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि हमारे पास इतना स्टोरेज कैपेसिटी, मान लो 1 TB का स्टोरेज कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है कि यू कैन पुट 1 TB ऑफ स्टोरेज इनटू दैट पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम। तो जैसे कि उसके अंदर मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल, सॉलिड स्टेट स्टोरेज कवर अप होते हैं, लेकिन उसको टर्मिनोलॉजी का नाम होता है इट इज़ अ स्टोरेज कैपेसिटी। क्लियर है? बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन अ डैश टोपोलॉजी। इनमें से कौन से टोपोलॉजी, स्टार, रिंग, बश, मेस या फिर मिक्स टोपोलॉजी, इनमें से कौन सी टोपोलॉजी में सेम केबल के साथ जो है नेटवर्क कंपोनेंट्स कनेक्टेड रहते हैं? तो वो रहते हैं हमारे बस टोपोलॉजी के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ मैं आपको अभी एक एक्स्ट्रा डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ गाइस, जरूर इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। सी, इसके अंदर बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार, मेश एंड ट्री टोपोलॉजी की जो रिप्रेजेंटेशन है, इसके साथ इसके अंदर कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया यूज होता है, इसका एडवांटेज एंड ड्रॉबैक, ठीक है, ये आपको पढ़ के जाने होगी। स्पेसिफिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, ठीक है, कि एंटायर नेटवर्क शट डाउन हो जाता है अगर एक भी इसमें लाइन में बस बार में फेलियर आता है तो, या फिर बस जो टोपोलॉजी है उसके अंदर फेलियर रहता है तो पूरा सिस्टम ही हमारा क्रैश हो जाता है। तो इसके तरीके से आपको रिवर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टेबल को जरूर पढ़ के जाइएगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ओके, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज इफ़ यू चेंज विंडोज 98 टू विंडोज XP यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग। अगर मान लो आपने विंडोज 10 से लेकर विंडोज 11 पे अपडेट किया, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अपडेट कहते हैं या फिर अपग्रेड कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं अपग्रेड करना, ठीक है, नॉट अपडेट। ठीक है, अपडेट करना मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग सिस्टम को आपने कुछ नए फीचर के साथ में एड ऑन किया, उसको हम लोग कहते हैं अपग्रेड। अपग्रेड करना मतलब एंटायरली सिस्टम चेंज करना मतलब होता है अपग्रेड। अगर कोई सिस्टम के सॉफ्टवेयर में छोटा सा कुछ एरर है और उसमें कुछ अपडेट करके जो है, मान लो एक छोटा सा की एलिमेंट अपडेट किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पैच। पैच क्या रहता है? एक मान लो कोई बेसिक सा फंक्शन है जो आपको अपडेट कराना है, कभी कभी सॉफ्टवेयर डेवलपर ये करते हैं, आपको पैच प्रोवाइड करते हैं। पैच प्रोवाइड करना मतलब क्या होता है? ठीक है, कि आप उतने ही सेक्शन को अपडेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये तीनों टर्मिनोलॉजीज को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। अब स्टार्ट तो ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज नहीं होता है। क्लियर है? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। एंड अगर अभी तक आपको सेशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा तो जरूर कैपिटोट्स के चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके से क्वालिटी और अफोर्डेबल कंटेंट आपके लिए टाइम टू टाइम क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन इज 95 विंडोज 98 विंडोज NT, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स गाइस। तो आपको एक लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पता होने जरूरी है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, लिनक्स हो गया, मैक OS हो गया, ठीक है, मैक OS का कौन सा लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वो भी आपको इस साल पूछा जा सकता है। स्पेसिफिकली PO मेंस के एग्जामिनेशन में वैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT, विंडोज XP हो गया, ठीक है, विंडोज विस्टा है, विंडोज 10 है, विंडोज 7, दीज ऑल आर नोन एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच की कॉम्बिनेशन एनेबल्स यू टू स्विच बिटवीन लोडेड प्रोग्राम। अगर दो प्रोग्राम के बीच में अगर आपको स्विच करना होगा तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हो। वो शॉर्टकट की होती है Alt+Tab। आप जरूर इसको यूज करके देखिएगा आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। आपने Alt+Tab बताया तो आप स्विच कर सकते हैं दोनों प्रोग्राम के बीच में साइमल्टेनियसली। ठीक है, इट इज़ वेरी शॉर्टकट। अगेन आई ऑल्सो यूज इट एज अ पर्सनली, और आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन के भी पूछा जाता है। क्लियर है? बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज अगर आपने नम लॉक बटन प्रेस किया तो उसका क्या इफेक्ट होता है? ठीक है, तो जो टॉगल की जो है ऑन एंड ऑफ होती है, सिंपल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको इसके से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बता देता हूं। अगर आपको नम पैड एज अ आपको डायरेक्शन की करके यूज करना होगा तो आप नम लॉक को ऑफ कर दोगे और यहाँ पे जो 8, 4, 6 एंड 2 इस की का इस्तेमाल अप डाउन, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट को एरो की करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन है आपको डिटेल में पूछा गया था। क्लियर है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। छोटा सा होमवर्क देता हूँ, कितने नंबर ऑफ फंक्शन की रहती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ गाइस। ठीक है, बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आपको स्टैंडर्ड फुल फॉर्म के बेस्ड एक से दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ठीक है, जो एब्रिवेशन होते हैं, कोई भी एब्रिवेशन हो चाहे, तो आपको लिस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा गाइस, वो आपको जरूर पढ़ के जाना होगा। अब देखिए ARPANET जो है वो इसका फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बन सकता है। नॉट नेसेसरीली दिस वन, लेकिन एब्रिवेशन से क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, रिंग टोपोलॉजी के अंदर हर एक नोड जो है कितने नेबरिंग एन नंबर डैश नंबर ऑफ नेबरिंग नोड से कनेक्टेड रहता है। तो जो रिंग टोपोलॉजी है, मान लो यहाँ पे एक नोड है, ठीक है, ये एक नोड है, तो ये इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा है एडजेसेंट, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि वो 2 नंबर ऑफ नेबरिंग नोड से जुड़ा हुआ रहता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगेन वेरी वेरी सिस्टमैटिकली डेवलप्ड क्वेश्चन। ठीक है गाइज, बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, इन अ डैश टोपोलॉजी इफ देयर इज n डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, ईच डिवाइसेस हैज अ n-1 पोर्ट फॉर अ केबल। इनमें से कौन सी ऐसी टोपोलॉजी में अगर n नंबर ऑफ डिवाइसेस है एक नेटवर्क के अंदर, तो हर डिवाइसेस में n-1 पोर्ट रहेंगे केबल के लिए, तो वो आती है गाइज मेश टोपोलॉजी में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज, ये आपको जो मैंने टेबल अभी प्रोवाइड किया था, ठीक है, सी ये मेश टोपोलॉजी, ओके, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा। कंप्लीट टेबल ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर उसको स्किप मत कीजिएगा। क्लियर है गाइस? ऑप्शन जो था इसका ए इसका करेक्ट आंसर था। अब आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, आपने थ्योरी पढ़ ली कंप्यूटर की, सर हम लोग अभी तो काफ़ी दिनों से आपके सेशंस को फॉलो कर रहे हैं, हमने थ्योरी पढ़ ली, हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस का कंप्लीट थ्योरी हो चुका है, लेकिन एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसकी आपके पास लिस्ट है क्या, या फिर उसका आपके पास ई बुक है क्या, इस तरीके से हमें क्वेरी आती है। तो इसीलिए हमने ई बुक प्लस मॉक टेस्ट का एक कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, कंबाइंड कोर्स लॉन्च किया गया। इसके मैं आपको खासियत बताना चाहता हूँ, अभी तक के 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ाए गए, इसकी सारी जो लिस्ट है, सारे जो IBPS RRB में पूछे गए क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड मल्टीपल स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन, टू बी स्पेसिफिक 1189 क्वेश्चन की एक पूरी ई बुक हमने हमारे एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दी गई। एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसमें टोटल 12 मॉक टेस्ट है जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए। इससे क्या, इसके कारण क्या होगा कि आपकी जो रिवीजन है काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी, एंड आई एम 100% श्योर इसको भी अगर आप अच्छी तरीके से कर लेते हो, अगर आपका वो थ्योरी कंप्लीट है तो इसको आप ज़रूर अवेल करके आप इसका जो है यूज़ करके आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो गाइस। ठीक है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन स्पेसिफिकली बैंकिंग ओरिएंटेड है गाइस, जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके लिए कूपन कोड हमने लॉन्च करके रखा है गाइस, COM60, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके 60% ऑफ में आप सिर्फ इसको 199 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हैं। आई एम 100% श्योर, जिससे आपका मेंस का सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं गाइस, अगर आप कंप्यूटर अवेयरनेस में से आउट ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आते हो। ठीक है, तो जरूर इसका बेनिफिट उठाइएगा। ये ई बुक है प्लस उसकी मॉक टेस्ट भी आपको पेड कोर्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, लेटेस्ट पेड कोर्स के अंदर वो इंक्लूडेड है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी क्वेश्चन इज OSI मॉडल कैटेगरीज इन, ठीक है, OSI मॉडल को हम लोग किस कैटेगरी में मूव ऑन ये करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, फिर कैटेगराइज करते हैं, तो वो कैटेगराइज करते हैं अपर लेयर एंड लोअर लेयर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। एक छोटा सा टास्क आपको देता होगा, इस OSI मॉडल का फुल फॉर्म बताइएगा, एंड OSI मॉडल में कितने नंबर ऑफ लेयर्स रहती है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हालांकि अभी ने बता ही दिया था, इनफैक्ट आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज वेयर डज ब्रिज ऑपरेट इन OSI मॉडल। अब देखिए OSI मॉडल में जो लेयर्स रहती है, उस लेयर में एक जो है, जो अलग अलग लेयर्स में कौन से हमारे पास में जो ब्रिज रहते हैं, या फिर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर रहती है, ठीक है, जो हमारे फिजिकल लेयर रहते हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है। तो ब्रिज जो है वो कौन से लेयर में ऑपरेट होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन समझिएगा जरूर कि जो ब्रिज है वो कौन से लेयर में OSI मॉडल का ऑपरेट होता है, तो वो ऑपरेट होता है डेटा लिंक लेयर के अंदर। क्लियर है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट एंट्री टू द सम प्रोग्राम, उसको हम लोग कहते हैं पासवर्ड। कोई भी हम लोग पासवर्ड प्रोटेक्टर अगर हमारी फाइल हो जाती है, तो वो जो हमारी एंट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स के लिए बैन हो जाती है, अनलेस एंड अनटिल अगर हम लोग सीक्रेट कोड जिसको हम लोग पासवर्ड करते हैं वो एंटर ना कर दे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। Then the next question is which of the following is a valid format of date and time in a workbook। एक वर्कबुक के अंदर होने वाली वैलिड फॉर्मेट जो है डेट एंड टाइम का, वो क्या है इनमें से? ये 12 मार्च 14, ठीक है, 4/9/1998, ठीक है, आप डेट भी टाइम भी डाल सकते हो, 15/05/1996, 2050, ये सारे तीनों भी अप्लीकेबल है, तीनों भी वैलिड है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अगेन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ओके, मूव ऑन करते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन इज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया अटैच टू द CPU फॉर IO ऑपरेशन। ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए जो टेम्पररी स्टोरेज रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बफर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका आंसर रजिस्टर क्यों नहीं हो सकता, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। ठीक है, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग आपको टास्क प्रोवाइड करता होगा, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है, एंड ऑल टुगेदर आपको ही वो बेनिफिट करेंगे, इसलिए आप इसका ज़रूर, जो मैं आपको टास्क प्रोवाइड करता हूँ छोटे छोटे जो कमेंट करने के लिए बताता हूँ, उसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रिंटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इनमें से डीटीपी के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है? लेजर प्रिंटर गाइस, क्योंकि लेजर प्रिंटर की जो प्रिंटिंग कॉस्ट रहती है कम रहती है एज कम्पेयर टू द अदर प्रिंटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन जो ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, लेजर प्रिंटर की जो स्पीड है किस में नापी जाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा इफ यू डोंट गेट द आंसर इटसेल्फ। ठीक है, वन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड। ठीक है, जो मेन फोल्डर रहता है स्टोरेज डिवाइस को तो उसको हम लोग कहते हैं रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी के अंदर आपके जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर रहते हैं, सिस्टम एप्लीकेशंस रहते हैं वो इंस्टॉल्ड रहते हैं, और जो भी लाइब्रेरीज रहती है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए मदद करती है वो हमारी इंक्लूडेड रहती है हमारे रूट डायरेक्टरी के अंदर। क्लियर है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइज। पढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन इज अगर हमें डेटा को लोकेट करना होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फेच करना। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग कहते हैं रीड कर रहे हैं, रीड करना का मतलब क्या होता है? हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से डेटा को लोकेट करना, रीड करना का मतलब होता है टर्मिनोलॉजी उसकी फेच करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। Then the next question is permanent instruction that a computer uses when it is turned on and that cannot be changed by the other instructions are contained in। ठीक है, ऐसे परमानेंट इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के अंदर रहते हैं, जो हमारा कंप्यूटर ऑन होता है और उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, वो उसको हम लोग किस में इंस्टॉल करते हैं? उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं रोम के अंदर। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसको अगर हम लोग इरेज करना चाहे तो एक पर्टिकुलर मेथड से ही इरेज कर सकते हैं। वो भी हम लोग ई प्रोम को ही कर सकते हैं, लेकिन रोम जो होता है वो जब हम मैन्युफैक्चरर इंस्टॉल करता है तो प्रोग्राम वो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होता है, उसके बाद इसको चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जनरली बायोस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज प्रोग्राम स्टोर्ड इन अ रोम और कॉल्ड। अब जो प्रोग्राम रोम के अंदर जो है स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है, रोम के अंदर जो स्टोर्ड रहते हैं प्रोग्राम, उसको हम लोग कहते हैं फर्मवेयर गाइस। ठीक है, तो फर्मवेयर क्या रहता है? एक सिस्टम को रन करने के लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक रहता है, फिर बेसिक प्रोग्राम जो रहता है चलाने के लिए, इसको हम लोग कहते हैं फर्मवेयर। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ये कहाँ पे रहता है? रोम के अंदर। रोम को ये कौन सी मेमोरी है हमारी? किस? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी मतलब क्या? अगर अपने सिस्टम को ऑफ कर दिया तो उसके अंदर का डेटा जो है इरेज हो जाता है, लेकिन नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर अपने सिस्टम को ऑफ भी कर दिया तो जब आप उसको नेक्स्ट टाइम शुरू करोगे तभी भी उसका डेटा एज इट इज रहता है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज 3-bit बाइनरी नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो जो 3-bit बाइनरी नंबर है हम लोग ऑक्टल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। काफी सिंपल सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स designed to allow particular input or output devices or communicate with the rest of the computer system is called। ठीक है, ऐसे स्पेशलाइज प्रोग्राम जो कि एक पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के साथ वो मदद करते हैं, उन प्रोग्राम को क्या कहते हैं? हम लोग उसको कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। सबसे स्टार्टिंग का भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया था गाइस। अगर मान लो आपने एक प्रिंटर इंस्टॉल किया गाइस, ठीक है, आपको प्रिंटर पे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इसको रन करने के लिए आपके पास का जो भी कंप्यूटर है, ठीक है, वो उसको डिटेक्ट कर सके और उसके साथ उसकी जो भी बेसिक फंक्शनलिटी है ये इसको समझ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या हो रहा है? इसका जो भी डिवाइस ड्राइवर है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये कंप्यूटर को, ये हमारा जो प्रिंटर है इसको किस तरीके से ऑपरेट करना है, किस तरीके से स्कैन करना है। तो ये सारी जो फंक्शनलिटी इंक्लूडेड रहती है डिवाइस ड्राइवर के अंदर। अब एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि विंडोज 7 तक के आपको पर्टिकुलर डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते थे। जो आपके पास आपने देखा होगा सीडी आती थी, कोई भी एक पर्टिकुलर का अपने इक्विपमेंट खरीदा, स्कैनर खरीदा, प्रिंटर खरीदा, लेकिन 2010 ऑनवर्ड जो थे आपके यूनिफाइड हो गए, आपको डिवाइस ड्राइवर की ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं रहती थी। वो खुद ही विंडोज 10 ऑटोमेटिकली डिवाइस ड्राइवर को डिटेक्ट करके उसके जो डिवाइस ड्राइवर है वो इंस्टॉल कर लेता था। ठीक है, ये डिवाइस ड्राइवर का काफ़ी एक सिग्निफिकेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा गाइस। अगर आपने टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया होगा तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग डेली रीजनिंग, कॉन्ट्स और करंट अफेयर्स के जो पोस्ट आपको प्रोवाइड करते रहते हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स ज्वाइन नहीं किया होगा तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। काफ़ी क्वालिटी और टू द पॉइंट हमने कोर्स बनाया है। जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रह चुका है। आप भी इस रेस में पीछे मत रहिएगा और आपको जितना इंपॉर्टेंट डेटा आपको इस कोर्स में मिल जाएगा वो आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो जरूर कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन करना होगा। एंड मोर ओवर आपको रीजनिंग के, क्वांट्स के अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करने होंगे तो वो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके कूपन कोड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। एंड आने वाले बैंकिंग के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस के एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए क्वांट्स, रीजनिंग एंड
इंग्लिश के सेशंस कंबाइंड हमने इस कोर्स के अंदर 3-in-1 कोर्स के अंदर, इस सुपर बैंकिंग कोर्स के अंदर इंक्लूड करके रखे। जरूर इसका फायदा उठाइएगा। इसका कूपन कोड है बैंक60। आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कम्युनिकेट करके बताइएगा। हमारे चैनल कैपिट्यूड्स को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस, और यहाँ पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। रिसेंट सेशन को देखने के लिए यहाँ पे आप डायरेक्टली हाईलाइट जो आपके लिंक्स है उसको क्लिक करके उस पर जंप करके आप उसको देख सकते हो। कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सो गाइज मिलते हैं अभी हमारा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।